नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर और फिर भारत पाक युद्ध के बाद जो युद्ध विराम हुआ है, उसके बाद से भारत के सामने कई तरह के प्रश्न हैं, कई तरह की चुनौतियां हैं जिनसे उसे जूझना है, जिनके हल ढूंढने हैं। और उनमें एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि उसे चीन के साथ कैसे संबंध रखने चाहिए, क्योंकि ये तो स्पष्ट तौर पर नज़र आ गया सबको कि चीन और पाकिस्तान दोनों बिल्कुल आपस में एक हैं। और ये चीनी हथियारों की बदौलत और चीन की मदद के बदौलत पाकिस्तान भारत का मुकाबला जितना भी कर पाया किया है उसने। अगर चीन ना होता तो भारतीय सेनाएं पाकिस्तान को कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी और कहीं बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकती थी। लेकिन एक तो भारत ने खुद अपने आप को रिस्ट्रेन किया, संयम में रखा, और दूसरा अमेरिकी हस्तक्षेप की वजह से भी उसे रुकना पड़ा। लेकिन तीसरा कारण जो था वो ये चीन की भूमिका थी, क्योंकि चीनी हथियारों ने ख़ास तौर पर जो उसका JC-10C फाइटर जेट है और PL-15 मिसाइल है, ये दोनों उसके बहुत ही कारगर हथियार साबित हुए हैं। और ये माना जा रहा है कि उनकी वजह से हमारे कुछ विमान गिरे हैं। पुष्टि नहीं हुई है, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ नुकसान वो कर पाया है भारत का। और राफेल को भी, एक या दो राफेल को भी हमारे नुकसान उसने पहुंचाया है, ऐसा माना जाता है। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एकदम से राफेल की शेयर मार्केट में उसके भाव गिरे और चीन की जो कंपनी JC-10C बनाती है उसके भाव बढ़े। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निश्चित रूप से इस युद्ध के बाद चीनी हथियारों का जलवा और बढ़ा है। और उसकी बहुत सारी वजह हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अगर आप JC-10C का मुकाबला राफेल से करें तो JC-10C की जो कीमत है वो राफेल से 1/3 है। अगर राफेल 100-110 मिलियन डॉलर का है तो JC-10C 30-35 मिलियन डॉलर में उपलब्ध है। तो 1/3 कीमत में आपको 4.5 जनरेशन फाइटर जेट चीन दे रहा है और राफेल भी 4.5 जनरेशन जेट है। कुछ एक मामलों में हो सकता है राफेल आगे हो, लेकिन कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, इतना फ़र्क है दोनों में। दूसरा, मेंटेनेंस के मामले में भी राफेल का मेंटेनेंस कहीं ज़्यादा महंगा साबित होता है बनिस्बत JC-10C के। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ख़ास तौर पर जो तीसरी दुनिया के देश हैं उनके लिए ये बहुत ही किफ़ायती फाइटर जेट मिसाइल्स हैं। और इसलिए चीन का रुतबा हथियारों की दुनिया में भी बढ़ रहा है। तो ये एक पक्ष है कि चीन ने पाकिस्तान को हथियारों से लैस करके उसे कितना मजबूत बना दिया। और न केवल इन दो हथियारों की बात करें, बल्कि उसने जो पूरा जो सैटेलाइट सिस्टम है इंफॉर्मेशन का, जिसकी वजह से आज का जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है, उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है जो कि भारत के पास अभी नहीं है। तो अब ये तो साफ है कि चीन और पाकिस्तान आपस में मिले हुए हैं, दोनों की दोस्ती बहुत तगड़ी है। चीन के इन्वेस्टमेंट बहुत हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में और गिलगिट वाले एरिया में। और वो BRI जो उसका प्रोजेक्ट है वो वहाँ से गुज़र रहा है। वहाँ से बहुत सारे मिनरल्स उसको मिल रहे हैं बलूचिस्तान से। ग्वादर पोर्ट है, वहाँ एयरपोर्ट भी है। इन सब में चीन की बहुत घुसपैठ है
और पकड़ है और वो अपने भविष्य के लिए उसको देख रहा है, इसलिए दोनों की दोस्ती बहुत गाढ़ी हो गई है। लेकिन ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि अगर आप भारत के साथ चीन के व्यापार को देखेंगे और पाकिस्तान के साथ चीन के व्यापार को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि चीन की निर्भरता भारत के बाजार पर कहीं कहीं ज़्यादा है। मसलन 2023-24 में भारत के साथ चीन का व्यापार 118 बिलियन डॉलर का था और पाकिस्तान के साथ लगभग 5वां हिस्सा यानी 23.1 बिलियन डॉलर का। 5 गुना से ज़्यादा चीन भारत के साथ व्यापार करता है। तो चीन के हित भारत में भी कम नहीं है, ये समझना चाहिए। और ख़ास तौर पर ऐसे समय जब अमेरिका टैरिफ वार में उससे उलझा हुआ है, उस पर तमाम तरह के दबाव हो रहे हैं, उसको रोकने की तमाम तरह की कोशिश अमेरिका कर रहा है, चाहे वो व्यापार के स्तर पर हो चाहे टेक्नोलॉजी के स्तर पर, और चीन दूसरे साथी दूसरी मार्केट ढूंढ रहा है। ऐसे में वो भारत को नाराज़ नहीं कर सकता है, भारत की ज़रूरत उसको है। अब सवाल उठता है कि भारत क्या करे। यही एक भारत के साथ जो दुविधा है वो ये है कि चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है, उसका दोस्त है, युद्ध में वो उसका साथ देगा, तो हमारा नुकसान है। दूसरा, कभी भी चीन 2 फ्रंट वॉर खड़ी कर सकता है जो और भी कठिन होगी भारत के लिए, क्योंकि तब 2 हिस्सों में 2 तरफ चुनाव उसको युद्ध लड़ना पड़ेगा और वो बड़ा कठिन होगा, क्योंकि सेनाएं बढ़ जाएंगी, संसाधन हथियार सब बढ़ जाएंगे और चीन हमसे कई गुना ज़्यादा मजबूत है, आर्थिक तौर पर भी और सामरिक तौर पर भी। इसलिए चीन को अब हम कैसे देखें? क्या ये एक सही रणनीति होगी कि चीन को हम केवल और केवल शत्रु के तौर पर देखें? क्या उससे हमें लाभ होगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। और आपने देखा होगा कि मोदी सरकार ने अभी जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का सिलसिला शुरू कर रही है, वो 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में जाकर भारत के पक्ष को रखेंगे, उनमें उसने चीन को बाहर रखा है। यानी चीन को कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेज रहा है, न चीन को भेज रहा है, न टर्की को भेज रहा है, न अज़रबैजान को भेज रहा है और न कनाडा को भेज रहा है। इन्हें वो अपना एक तरह से शत्रु देश मान चुका है। लेकिन क्या ये रणनीति सही है? या जो डिप्लोमेसी का एक बड़ा थंब रूल माना जाता है कि न तो कोई स्थायी शत्रु होता है और न कोई स्थायी मित्र होता है। यानी चीन हमारा कोई स्थायी शत्रु नहीं है और पाकिस्तान चीन का कोई स्थायी मित्र नहीं है। स्थायी होते हैं केवल स्वार्थ। अगर चीन के स्वार्थ भारत में बढ़ जाए तो पाकिस्तान को उस तरह से ट्रीट करना बंद कर देगा जिस तरह से अभी तक कर रहा है। तो क्या भारत को सारे दरवाजे बंद कर देना चाहिए, सारी खिड़कियां बंद कर देना चाहिए, या फिर चीन के तरफ एक दूसरी पॉलिसी अख्तियार करना चाहिए सावधानी के साथ कि कैसे चीन का विश्वास अर्जित किया जाए, कैसे चीन के साथ रिश्तों को और प्रगाढ़ किया जाए। लेकिन ये ध्यान में रखने की बात है, इसलिए एक तर्क और जुड़ता है चीन के साथ रिश्तों को बेहतर करने के मामले में, क्योंकि चीन अब उभरती हुई महाशक्ति है। अमेरिका तक घबरा रहा है। जिस तरह के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वहाँ हो रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है, वो दुनिया की एक महाशक्ति तो बन ही चुका है और इन स्तरों पर भी, व्यापार में भी और टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी वो अग्रणी बन रहा है। तो भारत क्या करे? उसे ऐसी शक्ति के साथ, ऐसे देश के साथ अपने संबंध विकसित करने चाहिए या नहीं जो आपके विकास में मददगार साबित हो सकता है। चीन के पास
जो रेयर क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। अगर आपको एआई में, टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करनी है तो आपको चीन के पास जाना पड़ेगा उनके लिए। अभी भी हमारा बहुत बड़ा व्यापार का हिस्सा, जिसमें फार्मास्यूटिकल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हिंदुस्तान की, वो अमेरिका, माफ़ कीजिएगा, चीन से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर है। अगर चीन उसकी सप्लाई को रोक दे, कम कर दे, तो हमारी ये इंडस्ट्री कभी भी मर सकती है। हमारे पास कोई वैकल्पिक रास्ते नहीं हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी हमारी डिपेंडेंसी चीन पर है। तो ऐसे बहुत ही क्रूशियल, क्रिटिकल क्षेत्र हैं जहां पर हमें चीन की ज़रूरत है, और चीन को हमारी ज़रूरत है, वो मैं बता ही चुका हूं किस लिए ज़रूरत है। तो दोनों के ये स्वार्थ आपस में मिलते हैं, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन रिश्तों को नए सिरे से सरकार देखे कि कैसे इनको रिवाइव किया जा सकता है। और ये इस रणनीति के लिहाज से भी अच्छा होगा कि अगर चीन के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हुए तो पाकिस्तान के साथ उसके वो उस तरह के रिश्ते नहीं रहेंगे जैसे आज की तारीख में है, और हम अपने उस खतरे को बहुत कम कर लेंगे जिसमें हमें 2 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ेगी। और इसी से तीसरा एक जो खतरा अब डेवलप कर रहा है, जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, वो है बांग्लादेश। चिकन नेक की बात हो रही है। उस चिकन नेक में चीन घुसा हुआ है और बांग्लादेश लगा हुआ है। तो अगर चीन से हमारी शत्रुता बढ़ती है, और वो बढ़ती दिख रही है भारत सरकार के रवैये से भी, तो बांग्लादेश को भी हम दुश्मन बनाएंगे, और वो चिकन नेक को कभी भी इस तरह से तोड़ सकता है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो जाए, अलग थलग पड़ जाए। तो हमें ये पूरी जो भू राजनीति है, भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जियोपॉलिटिक्स है, उसको समझना पड़ेगा। और मैं तो इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन भारत की लीडरशिप निश्चित रूप से इसको समझ रही होगी, इस पर विचार कर रही होगी। या कई बार ऐसा होता है कि अहंकार में, जिद में हम कुछ निर्णय लेते हैं और उसको बदलने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन ये एक ऐसा समय है, क्योंकि आप देखिए कि इस युद्ध में भारत को किसी ने मदद नहीं की। एक भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। इजराइल को छोड़ दीजिए, इजराइल आपको हथियारों के लेवल पर कुछ मदद कर सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, कुछ एक्सपर्टीज दे सकता है, लेकिन लंबे युद्ध में इजराइल हमारे किसी काम नहीं आने वाला है। हमें कुछ बड़े ताकतवर सहयोगी मुल्क चाहिए, और वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमें दूसरे विकल्प सोचने चाहिए कि अगर अमेरिका उस तरह से विश्वसनीय साझेदार दोस्त नहीं है, तो हमें कैसे कुछ दूसरे रिश्ते विकसित करना चाहिए। जहां रिश्ते खराब हो गए उनको कैसे रिपेयर करना चाहिए, कैसे उनको आगे बढ़ाना चाहिए, और जिसे हम अपना शत्रु देश मानते हैं पाकिस्तान को, उसको कैसे और अलग थलग करें। अगर आप चीन को छोड़ देते हैं तो पाकिस्तान के लिए तो वरदान है, क्योंकि तब चीन और भी मदद करेगा उसकी, पाकिस्तान उससे और भी मदद हासिल कर सकेगा। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि इस जो चाइना पॉलिसी है, हमको उसको रीथिंक करना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपनी सेना के सुदृढ़ीकरण को छोड़ देंगे। हमें अपनी सेना को जितना संभव है उतना मजबूत बनाना चाहिए, उतना आधुनिक बनाना चाहिए, उतना शक्तिशाली बनाना चाहिए। अपनी वायुसेना, थल सेना, नौसेना सबको मजबूत करना चाहिए। हमें अपनी जो स्वदेशी रक्षा उत्पादन हमारा है उसको मजबूत करना चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस जेट की आपूर्ति में तेजी लाने को कहना चाहिए।
और जो 114 मल्टी रोल फाइटर जेट परियोजना है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, और जो 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान हमें चाहिए उसके खरीदने को थोड़ा एक्सपेडाइट करना चाहिए। जो भी सीमा पर हमें तैयारियां करनी है, ढांचा बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उस पर भी काम करना चाहिए। लेकिन कूटनैतिक स्तर पर हमें पिछड़ना नहीं चाहिए। हमें एक निरंतर संवाद चीन के साथ बनाना चाहिए। हमारे विदेश मंत्री, आपको याद होगा कि शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग के साथ बहुत अच्छी शुरुआत की थी। उनको लाए थे वो अहमदाबाद और झूला भी झुलाया था उनको, तमाम आओ भगत की थी। लेकिन उसके बाद वो उसे आगे नहीं बढ़ा पाए, बहुत दौरे किए, चीन बार बार भाग कर गए हमारे प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री, फिर अजीत डोभाल भी। तो ये स्थितियां बनी। लेकिन बीच में गलवान हो गया या डोकलाम हो गया, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ा थोड़ा बिगड़ती भी गई। लेकिन उन्हें संभाला जा सकता था, संभाला जाना चाहिए अगर किसी वजह से नहीं संभाल पाए। और ये जो कंपोजिट डायलॉग का सिलसिला राजीव गांधी ने 1987-88 के आसपास शुरू किया था, उसको फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए। आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBM और बढ़ाने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ हिस्सों पर जो सीमा विवाद है उस पर दृढ़ता के साथ बात की जाना चाहिए, उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए ताकि टकराव ना हो। जब तक सीमा विवाद सुलझता नहीं है तब तक आपसी टकराव को टालना चाहिए। और दूसरे क्षेत्रों में जैसे चीन की FDI का आप उपयोग कर सकते हैं। भारत को China+1 रणनीति का लाभ उठाने के लिए चीनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रणनीतिक क्षेत्रों में प्रोत्साहित करना चाहिए। और जैसे पूर्वी एशियाई के देशों ने किया है, चीन का फ़ायदा उठाना चाहिए। अपने जो बजट घाटा है, माफ़ कीजिएगा, व्यापार घाटा है, उसको कम करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। और आपस में जो दोनों देशों के संबंध हैं, नागरिकों के स्तर पर, पत्रकारों के स्तर पर, पर्यटन के स्तर पर, सांस्कृतिक लेन देन आदान प्रदान के स्तर पर, उनको दुरुस्त करना चाहिए, उनको मजबूत करना चाहिए। जो सप्लाई चेन है उसको कितना बेहतर बनाया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स के और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, और कितना डिपेंडेबल बनाया जा सकता है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहीं नल बंद किया और बंद ना हो जाए, तो इसकी व्यवस्था करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें करने की बेहद 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 ज़रूरत है। चुनौतियां हैं, बहुत चुनौतियां हैं, गंभीर चुनौतियां हैं। सीमा विवाद एक बड़ी चुनौती है। जैसे देपसांग और डेमचौक में अभी जो स्टेटस को बहाल करना बाकी है। जो चीन की जो एक्सपेंशन पॉलिसी है, विस्तारवादी नीतियां हैं, जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI, और नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान में जो उसकी परियोजनाएं चल रही हैं उसको लेकर चिंता है, वो उनसे डिस्कस करना चाहिए। गलवान का जिक्र मैंने किया, गलवान हिंसा जो हुई है उस बारे में देखना चाहिए। और अरुणाचल प्रदेश में जो बार बार वो क्लेम करता है, अभी बहुत सारे शहरों और गांवों और उनके इलाकों के नाम उसने बदल दिए थे, जिस पर भारत सरकार ने आपत्ति भी जताई है। ये कुछ विवाद रहेंगे, ये विवाद तुरंत ख़त्म नहीं होने वाले, लेकिन सवाल यह है कि हमें दूरदृष्टि से काम लेना पड़ेगा। चीन को दरअसल दिक्कत क्या है हमारे साथ? चीन हमारे ऊपर अविश्वास इसलिए करता है कि भारत का झुकाव अमेरिका और उसके देशों के साथ है। भारत क्वाड का मेंबर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, भारत है, अमेरिका है और जापान है। माफ़ कीजिएगा, कनाडा नहीं है, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया है। उसकी वजह से चीन थोड़ा तिलमिलाया हुआ है इस पूरे इक्वेशन की वजह से। तो भारत को देखना पड़ेगा कि कैसे इसको संतुलित किया जाए, ताकि
उसका इंटरेस्ट जो है चीन को चेक करने के मामले में क्वाड की भूमिका उसका भी इस्तेमाल कर सके और चीन को भी किसी तरह का शक ना हो। और इस मामले में वो रूस की मदद ले सकता है, क्योंकि रूस और चीन के संबंध अब बहुत घनिष्ठ हो चुके हैं और रूस की निश्चित रूप से दिलचस्पी है कि भारत, चीन और रूस ये तीनों मिलकर एक ऐसी एक्सिस बनाए जिससे अमेरिका का जो दबाव है और जो चौधराहट है और जो दादागिरी है उससे निपटा जा सके। और अगर ये एक्सिस बनेगी तो इसमें ईरान और बहुत सारे देश और शामिल होते जाएंगे। इस संभावना को भी खोजा जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि चीन हमारा पड़ोसी देश है, हमको उसके साथ रहना है। वो केवल पड़ोसी देश नहीं है, बहुत शक्तिशाली देश है आर्थिक तौर पर, सामरिक तौर पर, और उसकी पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ने वाला है और टेक्नोलॉजिकली भी वो अब वेस्ट को पीछे छोड़ रहा है। ऐसी शक्ति से हाथ मिला लेना ज़्यादा फायदेमंद होगा, बजाय उसको एक दुश्मन के रूप में प्रचारित करते रहना, उसको दुश्मन के रूप में देखते रहना और उसी के बरक्स अपनी सारी तैयारियां करना। और ख़ास तौर पर यह देखते हुए कि हमारी उस पर बहुत सारी डिपेंडेंसी भी है, हम उस पर निर्भर भी हैं। वो निर्भरता हमारी आज कल परसों में ख़त्म नहीं होने वाली है। कहने को लोग कहते हैं कि विकल्प ढूंढना चाहिए भारत को, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन ये अभी नज़दीक में होने वाला नहीं है। वो निर्भरता हमारी कम नहीं होने वाली। तो क्यों ना एक ऐसे संबंध के लिए प्रयास किए जाएं जिनमें अविश्वास घटे और कम से कम दोनों देशों के बीच जो दूसरे तरह के संबंध हैं वो विकसित हों और सीमा विवाद को थोड़ा पीछे रखकर धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश की जाए। यही एक सहमति थी जो राजीव गांधी के ज़माने में बनी थी, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने भी आगे बढ़ाया था, जिसको शुरुआत में नरेंद्र मोदी भी बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन बाद में वो उसको आगे नहीं कर पाए। तो ये आज की तारीख में अगर कूटनीति के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए, अगर चीन मान गया तो पाकिस्तान को वो चुप भी करा सकता है, पाकिस्तान को नियंत्रित भी कर सकता है, पाकिस्तान के जो आतंकवादी कारनामे हैं उन पर भी रोक लगा सकता है। तो वाया दुनिया भर के दबाव बनाने के, जो कि नहीं बनने वाला है, लाख आप प्रयास कर लें, चीन उसकी कमज़ोर नफ्स को पकड़ता है, जानता है और दबा दे तो वो चीज़ें रुक सकती हैं। ये एक रास्ता हो सकता है जिसकी तरफ भारत को न केवल विचार करना चाहिए बल्कि प्रोएक्टिवली उस पर काम भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।